एक सवाल जो बहुत ऑफन सामने दिखता है, बच्चे पूछते हैं, कमेंट्स में आता है, बच्चे जब जीएस में जुड़ते हैं तो ऑप्शनल के बारे में चाहते हैं जानना कि सेफ ऑप्शनल क्या है। तो ना मैं आपको यहाँ पर चाहता हूँ थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड करना कि डेटा के हिसाब से कॉल लेना है ना। वैसे तो ना जो ऑप्शनल, जो चीज़ आपको पसंद है पढ़ना में, जिसको आपको ना आत्मा को बहुत दर्द नहीं होता, रादर मज़ा आता है, वो ऑप्शनल बेस्ट होता है। लेकिन स्टिल बच्चे चाहते हैं आज के एरा में कि थोड़ा डेटा ड्रिवन जो डिसीजन लेना। एंड मैं यहाँ पे चाहूँगा एक डिस्क्लेमर बताना आपको कि मैं खुद भी एक ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। तो आपको ये बात हमेशा ही दिमाग में लेकर चलनी है कि अगर मैं सोशोलॉजी का प्रचार कर रहा हूँ, ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ उसे, तो मेरा एक इंक्लिनेशन है। लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा एंड मैं आपको उसके बाद एंड में बताऊँगा कि मुझे क्यों लगता है सोशो बेस्ट है ना। काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है, बेस्ट तो कोई दुनिया में चीज़ नहीं होती वैसे। ओके, तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में आपको 25 ऑप्शनल्स जो ब्रॉडर रहते हैं उसमें से चूज करना होता है। देन लिटरेचर भी है ना। लिटरेचर है ऑलमोस्ट, जैसे आप मान के चलिए भारतीय सभी जो भाषाएं हैं उनके लिटरेचर हैं, जैसे असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती। मेरा बहुत ही एक अजीज मित्र था, वो मैथिली लिटरेचर ने उसमें जो रिपीटेडली इंटरव्यू कॉल आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक दोस्त था मेरा जो पहले। एंड जैसे आपको पता होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर बच्चे ऑप्ट करते हैं बहुत सारे। एंड जो इवन हिंदी साहित्य बहुत ही फेमस माना जाता है, तो ना इसलिए लिटरेचर है। उसके सिवा एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत बच्चे चूज करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी सिलेक्शन भी लेते हैं। एंड हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी है ना। एंड जैसे उसके बाद इंजीनियरिंग के भी हैं, टेक्निकल केमिस्ट्री, बॉटनी, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, टेक्निकल भी हैं, इको, जूलॉजी। देन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा शायद चूज होने वाले ऑप्शन में से एक है ज्योग्राफी। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन स्टैट्स, जियोलॉजी, सोशोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ इसको, एंड लॉ, फिजिक्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेट साइंस, फिलोसफी है ना। ये भी जो वन ऑफ द जो मानते हैं, जैसे सोशो एक छोटा ऑप्शनल है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है, फिलोसफी भी बहुत जल्दी कवर हो जाता है, मानते हैं बच्चे। एंड मेडिकल साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस अगेन वन ऑफ दोज ऑप्शनल जो बच्चे जिसको बहुत जो इंटरेस्टिंग मानते हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ के। एंड देन साइकोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये मेरे पीछे छुप गया वैसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या रादर यही ऑप्शनल्स की कंप्लीट लिस्ट है जो यूपीएससी ने हमें दी है, इसमें से चूज करना होता है। लेकिन अब आपके सामने चॉइस होती है कि मैं कैसे चूज करूं सर, है ना, कि जिसमें मेरा सिलेक्शन का चांस अच्छा हो। सर मैं तो जब पढ़ना ही चाहता हूं तो मैं लेट्स से एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है ना, कौन सा चूज करूं। तो यहाँ मैं आपको डेटा ही दे रहा हूं। बाकी आइडियली जो सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा जो दिल के करीब हो, दैट यू फाइंड स्लाइटली इंटरेस्टिंग टू फॉलो, है ना। किसी किसी बच्चे को इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें फॉलो करने में बहुत मजा आता है, पीएसआईआर अच्छा ऑप्शन लग सकता है आपको, बड़ा मजा आएगा आपको। किसी किसी को आईएफएस बनना है तो बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है पीएसआईआर। एंड देन किसी किसी को लेट्स से ब्रॉडर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, भारतीय फिलोसफी के बारे में जानना अच्छा लगता है, फिलोसफी जान सकता है वो, है ना। वेस्टर्न इंडियन दोनों फिलोसफी रहती हैं। समाज के बारे में जानना है, सोशोलॉजी। तो आपको थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो जानना होगा कि मुझे टेक्निकल जानना है या नॉन टेक्निकल जानना है ना। तो अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पे कॉल भी ले सकते हो। देन अब ना यहाँ पर एक बार सिलेक्शन के बारे में जानने की बारी। 10 से 12 लाख लोग, वैसे इससे ज़्यादा होते हैं, 14-15 लाख होते हैं लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। 3 से 4 लाख लोग ही हैं जो पेपर देने आएंगे, 5, 5.5, 6 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन ये नंबर तो नहीं बढ़ता क्योंकि 1000 के आसपास सीट आती है, अप्रॉक्सीमेटली 12, 12.5 गुना यूपीएससी बच्चे बुलाता है मेंस लिखने के लिए। तो जो प्री लिखने आएंगे उसमें से सिर्फ एक मुट्ठी भर बच्चे ही सिर्फ आगे मेंस लिखने जाएंगे। मेंस के बाद जब नंबर ऐड होंगे, मेंस जब देखेंगे कितने हमारे कितना टोटल बना, फाइनली अप्रॉक्सीमेटली 3000 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आएगा। 3000 में से अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये रहता है कि इतने सारे लाखों में से सिर्फ एंड में 1000 ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो अब ना यहाँ पर हमें जानना है, जैसे ये मेंस एंड इंटरव्यू, ये आपको बात पता है, इनके नंबर जब जुड़ जाते हैं मेंस और इंटरव्यू के, तो आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इंटरव्यू में भी चाहूंगा मैं ज़्यादा नंबर निकालना, ऐसा कोई ऑप्शनल हो बेटर काम करे, प्लस मेंस में। अब मेंस में अगर मैंने कोई ऐसा ऑप्शनल लिया जो कि जिसपे मेरी ग्रिप नहीं बन पा रही, पकड़ नहीं बन पा रही, तो ऑटोमेटिकली फिर है ना नंबर नहीं आएंगे, तो फिर फाइनल सिलेक्शन में जो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ एक बात बताना कि यहाँ पर इसीलिए आप बढ़िया ऑप्शनल पहले से चूज करना, हमेशा ही करना है, जो कि आप जिसमें एक्सेल कर पाओ। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कौन से ऑप्शनल में कितना टाइम लगता है,
कैसे डिसाइड करूं क्या जीएस के साथ ओवरलैप है या नहीं है ना, ये सवाल मन में उठते हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे ना जो चाहूंगा, जो चीजें पर्टिकुलरली आप जिनसे रिलेट नहीं कर पाते तो ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए, जिसे रेड फ्लैग्स बोलते हैं। किसी किसी की कुछ कुछ इंक्लिनेशन हो सकती है जो मैच ना करे, उसके हिसाब से ऑप्शनल चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है नहीं नहीं सर ये सिलेबस बहुत वेग लग रहा है, किसी को बहुत औसम भी लग सकता है वो सिलेबस, किसी को बहुत वेग लग सकता है, वो ऑप्शनल चूज मत करना कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। देन टेक्निकल एक्सपर्टीज लगेगी इसमें, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये इसमें किसी ना किसी की मुझे बहुत एक्सेसिवली बार 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 हेल्प चाहिए होगी, कैसे होगा, वो मत चूज करो, ऑप्शनल है ना। देन आपको लगता है कि मेरे लिए जीएस और एसए का ओवरलैप होना चाहिए, है ना, ये मैं अपना पर्टिकुलर बता रहा हूँ, मुझे तो लगता है बहुत हेल्प होती है इंटरव्यू वगैरह में। लेकिन जैसे मान लीजिए मैथ ऑप्शनल है, इंजीनियरिंग ऑप्शनल है, नहीं होता ओवरलैप, है ना, बच्चे तब भी एक्सेल तो करते हैं लेकिन अकॉर्डिंगली कम बच्चे चूज करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए, सिलेबस देखें तो ज़्यादा बड़ा भी होता है, तो अकॉर्डिंगली ही कॉल लेनी चाहिए जो आपको बेस्ट सूट करेगा आपके हिसाब से। इसीलिए जो आपकी लाइकिंग है, लाइकिंग तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट चीज़ होती है, उसके बाद ही आपने जब शॉर्ट डाउन जो लिस्ट डाउन कर दिया, ये 3 या 4 ऑप्शन मुझे बढ़िया लग रहे हैं, उसमें से कैसे चॉइस करते हैं। देन इवैल्यूएशन आपको लगता है सर बहुत वेरी करती है, कभी 350 भी किसी के आए हैं, कभी 220 भी रह गया, है ना, इवैल्यूएशन बहुत वेरी करती है, तो इसीलिए आपको डर लगता है ऐसे ऑप्शन से कि मैं मेहनत करूं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या गैम्बल होने वाला है। यूपीएससी ऑलरेडी हमें गैम्बल के जैसे दिखता है बहुत बार, लेकिन ऑप्शनल में जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरिएशन जहां कम दिखनी चाहिए हमें, मैं पढ़ के गया हूँ, लिख कर गया हूँ, अकेडमिक है, स्टेबल मेरा जो एक चीज़ है पढ़ाई लिखाई, जीएस के जैसे बढ़ता नहीं रहता, घटता नहीं रहता, कांस्टेंट है, उसमें इतनी वेरिएशन है, तो है ना, मुझे अवॉइड करना चाहिए। एंड देन जो प्रेपरेशन का टाइम है, ये थ्रेशोल्ड मैंने रखा हुआ है, मान लीजिए कि इतने महीने से ऊपर ना लगे, लग रहा है तो अकॉर्डिंगली, है ना, ये सब इसीलिए आपके अपने अपने पैमाने हो सकते हैं इन सबको लेकर, उसी के हिसाब से ही आप उसकी कॉल लीजिएगा कि मैंने तो 3 से 4 महीने सोचे हुए हैं, मैंने तो 6 महीने भी लगा दूंगा, आई वुड इवन स्पेंड 8 मंथ्स, मेरा है अटेम्प्ट बहुत दूर, तो मैं 8 महीने लगा सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली ही आप अपने वक्त के हिसाब से ऐसी कॉल्स लेते हैं कि मेरे को किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, सामान जो सिलेबस आराम से मिल जाता है, मुझे पसंद तो है ही है ना, उसके बाद मुझे इसके जो एक्सपर्टीज मिल जाती है। अब ना कुछ ग्रीन फ्लैग्स हैं, दिमाग में रखना, ग्रीन फ्लैग्स की अच्छी बात होती है किसी ऑप्शनल में होना। अब सिलेबस इतना क्लियरली डिफाइंड, उतना बेहतर, कि सिलेबस में लिखा तो हुआ है लेकिन पूछते नहीं है, जैसे हमारा जीएस का सिलेबस, जीएस का सिलेबस में जो लिखा होता है उसको तो कितना ही बियॉन्ड जाके यूपीएससी पूछता है ना, मेंस हो चाहे प्री हो, कितना कुछ बियॉन्ड जाके पूछता है। तो जीएस का सिलेबस के हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो कुछ भी तैयारी हो ही नहीं पाएगी। ऑप्शनल में यूजुअली, जैसे सोशो की मैं बात करता हूँ, हमारा मोस्टली सिलेबस काफी क्लियरली वेल डिमार्केटेड है, लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, हमें फायदा मिलता है। एंड पीवाईक्यूज का पैटर्न दिखता हूँ कि पीवाईक्यूज में दिख रहा है, मुझे ट्रेंड दिख रहा है ना, कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मेरी प्रेपरेशन अलाइंड हो जाती है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, है ना, लेकिन अब मेरे किसी दिशा में हार्डवर्क हो रहा है, मेरा किसी एक पर्टिकुलर एक ओरिएंटेशन से हार्डवर्क हो रहा है कि मैं ऐसे भटक नहीं रहा, है ना। एंड जीएस के पेपर से ओवरलैप, ये मुझे काफ़ी सही लगती है चीज़ कि अगर ओवरलैप होता है तो मेरी चीज़ें डबल डाउन हो जाती हैं। मैंने ऑप्शनल में भी पढ़ी हैं वो चीज़ें, जीएस में भी पढ़ता हूँ, तो मेरी चीज़ें डबल टाइम, मतलब एकदम मजबूत, मेरे पास एक फाउंडेशन, एक पिलर बन जाते हैं, तो जो कि हेल्प करते हैं, है ना। एंड कोचिंग या फिर जो सेल्फ स्टडी का सामान अवेलेबल हो, वरना उसी के लिए आज की एरा में जहाँ पे चैट जीपीटी वो एटसेट्रा इतना कुछ मिल रहा है, उसकी एरा में मुझे अगर मटेरियल कोचिंग के लिए भटकना पड़ रहा है तो ना, मज़ेदार तो नहीं है बात, तो मेरा बहुत टाइम जा रहा है उसमें। एंड आंसर राइटिंग के जो फ्रेमवर्क्स बनाना, जैसे डायग्राम्स एटसेट्रा, फ्रेमवर्क्स पे काम चलता हो तो आपका काम आसान होता है। पता क्यों? क्योंकि ना अगर अनसर्टेन कुछ क्वेश्चन दिख भी जाए, कुछ अनसीन क्वेश्चन दिख भी जाए जो मैंने पहले कभी बहुत देखा नहीं है, फ्रेमवर्क्स पता है मुझे, मेरा बढ़िया काम चलेगा। टेक्निकल ऑप्शनल में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन सोशो में भी हम इसको कर पाते हैं, सोशो में तो हम इसको कर पाते हैं कि हम फ्रेमवर्क्स में चलते हैं कि पॉवर्टी हटाने का फ्रेमवर्क सोच लिया दिमाग में कि क्या है, ये चार तरह की पॉवर्टी की जो एलिविएशन की स्कीम्स क्या क्या है, जो 4 एस्पेक्ट्स पे चलनी चाहिए। कौन सी स्कीम्स के 4 एस्पेक्ट्स हैं कि क्यों हमारे देश में पर्टिकुलरली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काम क्यों नहीं किए, मतलब कि जनता भागीदारी बनके, जैसे दुनिया भर में देखते हैं कि कम्युनिटी आती है, जैसे बच्चा खो जाता है कहीं यूएसए में, कम्युनिटी के साथ, पुलिस के साथ कम्युनिटी काम करती है, बच्चा ढूंढते रहते हैं, वो भारत में क्यों नहीं काम करता, है ना। ये जैसे सवाल हैं ये जो स्टैंडर्ड जीएस में पूछे जाते हैं, है ना। इसका एक फ्रेमवर्क कि भारत किस तरह से दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ सकता है ना, सॉफ्ट पावर बोल देते हैं, उसका फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क जितने बना के काम करोगे उतना अनसीन और ऐसी चीज़ों में आपके जो आंसर थोड़ा सा रेडीमेड बन जाते हैं ना। एक तरह से मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला के हिसाब से आप उसको अप्लाई करते रहेंगे एप्लीकेशन के हिसाब से, ये हम कर पाते हैं सोशो में भी, है ना। ओके,
देन यहाँ पे ना आप ये देखिए कि ना सिलेबस कंप्लीशन, फिलोसफी रिलेटिवली जल्दी खत्म हो जाता है, सोशो भी बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, टचवुड, विच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो जीएस पे टाइम स्पेंड करना चाहिए हमें। सोशो में आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक ठाक आपने लग रहा है कि मैंने सिलेबस कर लिया, मास्टरी आ गई, ये वर्ड सेट्रा, ये भ्रम है, ये कभी नहीं होता है ना। लेकिन मेरे को लगता है मैंने ठीक ठाक कर लिया, मैंने कुछ सवाल भी लिख लिए, मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स भी बना के रख लिए। जीएस पे टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जीएस पे टाइम स्पेंड करोगे फायदे में रहोगे, प्री निकालने में हेल्प होगा, प्री निकलेगा तो ही ये सभी ऑप्शनल्स एक्टिवेट होते हैं। प्री ही नहीं हुआ मेरा अगर, तो काहे का ऑप्शनल, है ना, बात सोचने वाली होती है। ये बच्चों को जल्दी जनरली नहीं पता होता। एंड पबैड भी 4 महीने में खत्म हो जाता है, पीएसआई भी 4.5-5 महीने में खत्म हो जाता है। ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल है, हिस्ट्री थोड़ा लेंदी ऑप्शन है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ज्योग्राफी से भी रैंक 1 है, हिस्ट्री से भी रैंक 1 है ना, पॉल साइंस से भी रैंक 1 है, बट यू विल नॉट रियली सी रैंक 1 सोशो से, है ना, या फिर फिलोसफी से। ऐसा नहीं है कि टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में है इनके बच्चे, टॉप 10 में सोशो के शायद लास्ट टाइम 3 थे, है ना, फिलोसफी का भी था। तो लेकिन पॉइंट मैं आपको क्या चाहता हूं बताना कि सभी से ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बच्चे सभी से सिलेक्ट होते हैं। मेरा बस काम है आपको डेटा बताना, है ना, कि डेटा के हिसाब से आप अपने जो डिसीजंस या कॉल्स लें, एंड उस डेटा का यूज कैसे, कि अगर आपका जो ऑप्शनल से रिलेटिवली जो शॉर्टर ऑप्शनल्स हैं, तो आपको उनके, ऐसा नहीं है कि 2.5 महीने पढ़ के बार बार पढ़ता रहूंगा मैं, तो मैं उसके बाद जो टाइम है मैं जीएस में लगाऊंगा, जीएस में मैं एक्सेल करने की कोशिश करूंगा। टाइम बच गया तो मैं खेलने नहीं चला जाऊंगा ना, मैं पढ़ाई ही करूंगा। ओके, तो स्कोरिंग पैटर्न स्टेबल हो, है ना, ये बहुत अच्छी बात होती है। अब सोशियोलॉजी के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना बाकी के यहाँ पे डेटा लगा रहा हूँ कि सिलेक्शन रेट क्या है। ये यूपीएससी, हमारा जो यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करता है कि जो प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन हुआ था उसमें क्या, कितने लोगों ने सिलेक्शन में क्या क्या सिलेक्शन रेट था ऑप्शनल का। बहुत लंबी रिपोर्ट होती है, बहुत तरह से डेटा देता है वो। तो 2024 का डेटा भी आया नहीं है, 2023 तक का डेटा है, 25 का तो चलो प्रोसेस चल रहा है ना अभी, तो 24 तक का डेटा भी रिलीज नहीं हुआ, वो 25 का जब रिजल्ट आएगा तो 24 का डेटा आ जाएगा। तो ज्योग्राफी में बच्चे ऑप्ट करते हैं, सिलेक्शन रेट 5.5% आसपास से यूपीएससी कहता है, पॉल साइंस में बढ़ जाता है 8.5% के आसपास, एंथ्रो में 9 भी क्रॉस हो जाता है, सोशो 10% है, इको और ज़्यादा, कॉमर्स और ज़्यादा, मैनेजमेंट और ज़्यादा, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस में और ज़्यादा, है ना, ये ज़्यादा है। एंड देर आर ऑप्शनल्स जो कि इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मणिपुरी मैंने जो देखा था उसमें, मणिपुरी में 2 बच्चों ने ऑप्ट किया था, एक का सिलेक्शन हो गया, 50%। 2 ने सिलेक्ट किया था, एक का सिलेक्शन हो गया, है ना, तो 50% है। तो आपको इसलिए डेटा को राइट तरह से देखना भी आना चाहिए कि डेटा बोल क्या रहा है, कि सिलेक्शन होना तो चाहिए, है ना, कि अगर वेरी लो सिलेक्शन रेट है तो भी चिंता हो जाती है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चे ऑप्ट कम कर रहे हैं, क्यों ऑप्ट कम कर रहे हैं, कारण होगा ना कि उसका कहीं नोट्स नहीं मिलते होंगे, बहुत एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, बार बार मुझे थोड़ा डाउट जो क्लियर करने हैं, बार एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, तो इसीलिए नंबर ऑफ पीपल ऑप्टिंग फॉर एन ऑप्शनल घट जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे एक डेटा में दिखता है उर्दू ऑप्शनल किसी ने लिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत शायद एक बच्चे ने लिया था उसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो 0% दिखाता है ना। तो डेटा को थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना चाहिए कि 50% को कैसे समझूं मैं, 0% को कैसे समझूं मैं, है ना, कि ऑप्ट जब इतने कम बच्चे कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ही हमें नजर आएगा। ओके, देन अब यहाँ पे सोशो के मैं आपको चाहता हूँ कुछ एडवांटेज बताना, ग्रीन फ्लैग, है ना, तो अगर आप यहाँ तक जितना डेटा मेरे पास इंपॉर्टेंट था मैंने आपके साथ शेयर किया। सोशो का सिलेबस थोड़ा सा मैनेजेबल है एंड स्ट्रक्चर्स में चलता है। सोशोलॉजी एक साइंटिफिक तरह का सब्जेक्ट के जैसे दिखता है हमें, कि है तो समाज के बारे में लेकिन समाज की एक साइंटिफिक स्टडी है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा जो स्ट्रक्चरल तरीके से दिखता है आपको। GS1 में, GS2 में, और आइडियली अगर आप देखें जो GS3 होता है हमारा, GS3 इकोनॉमी होता है, लेकिन इकोनॉमी ना होके वो डेवलपमेंट है। आप उसका सिलेबस पढ़ेंगे आपको दिखेगा डेवलपमेंट, कि सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, लोगों का विकास होना चाहिए, है ना, डेवलपमेंट, कि लोगों का विकास कैसे होगा, जेंडर बजटिंग, ये यूपीएससी जीएस का सवाल है, जेंडर बजटिंग, कि लड़कियों के लिए सेपरेट पैसा रखते हैं क्या, अलग बजट रख दें लड़कियों के लिए, है ना, सरकार जो भी कोई स्कीम बनाए लड़कियों पे अलग स्पेंड करे, जेंडर बजटिंग होती है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि लोग भी खुश रहें, वातावरण भी खुश हो, कंपनियां भी प्रॉफिट कमा रही हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसीलिए GS3 की जो आइडियली जो थीम है दैट इज वेरी सोशोलॉजिकल, है ना। तो GS2 में सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, है ना, प्रेशर ग्रुप्स, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब हमारे सोशो का पार्ट रहती हैं, हमें पढ़नी पड़ती है, हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो इससे GS2 का एक बहुत ही अहम, थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस होता है, इसलिए सोशो का मुझे बहुत एडवांटेजियस पार्ट लगता है। एंड GS4 के बारे में आपको मैं एक और बता दूं, एथिक्स बनता है 4 तरह के सब्जेक्ट से प्राइमरीली। एक है एथिक्स इज वेरी फिलोसॉफिकल इन नेचर, फिलोसफी से, इसमें थिंकर हैं पॉल साइंस के, है ना,
पॉलिटिकल साइंस, इसमें दिखता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है बढ़िया तरीके से, एंड इसमें बात होती है समाज की। तो ये 4 ब्रॉडर हमें सब्जेक्ट दिखते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, ये हमें एथिक्स में दिखते हैं। एथिक्स का हमारा सिलेबस है, इन्हीं 4 चीज़ों को ऑलमोस्ट मिक्स करके बनाया गया है। सोशो हेल्प करती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ऑफन कोट करता हूँ कि करप्शन, इतने सारे हमारे देश में कोर्ट्स हैं, सीवीसी है, सीएजी है, सीबीआई है ना, कितना कुछ है, तो उसके बावजूद करप्शन खत्म नहीं होता। तो करें क्या सर, ये सामाजिक इशू है, इट्स अ सोशोलॉजिकल इशू। करप्शन करने पे लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर किसी ने बड़ी गाड़ी, बड़ा टीवी, बड़ा कोई बंगला बना लेता है तो लोग कहते हैं अरे अरे भाई कितना बड़ा बंगला बना लिया है ना, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। सरकारी जॉब के लिए लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि करप्शन के एवेन्यूज निकल कर आते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ बात करते हैं, जब समाज, अगर जो कोई इंसान करप्ट है उस पर थू थू कर दे, उसके बच्चों से बात करना बंद कर दे, उसको बिल्कुल बहिष्कार कर दे, लोग करप्शन करना बंद कर देंगे। अभी समाज क्या करता है, समाज सेलिब्रेट कर देता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे छठा सी मानते हैं वो है सेलिब्रेशन, है ना, सेलिब्रेट कर देता है समाज, है ना। तो इसी कारण से जो हमारा सी करप्शन चलता रहता है। तो इससे सोशोलॉजिकल इशू है। आप सोचना शुरू करेंगे आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। ओके, देन एस्से में हमारे 2 एस्से होते हैं, एक एस्से सोशोलॉजिकल हमें दिख जाता है। देन एथिक्स, मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर वैल्यूज, मॉरल्स, फैमिली एज अ सोर्स ऑफ वैल्यू, है ना, एंड अदर थिंग्स में भी आपको सोशोलॉजिकल एप्लीकेशन। देन देयर आर थिंकर्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते हैं केस स्टडीज। सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको डालोगे तो आपको, और इंटरव्यू में बोलोगे, मेरे मानने में यू विल कम अक्रॉस एज समवन हु इज रूटेड, जो रूटेड है, जो ग्राउंड में जानता है, ग्राउंड की कुछ प्रॉब्लम समझता है, ग्राउंड के बारे में थोड़ी जानकारी रखता है, ऊपर ऊपर से बातें नहीं करता, है ना। तो इसीलिए सोशो आपको ग्राउंडिंग करती है। ओके, देन थिंकर्स और एग्जाम्पल्स भारतीय सेंट्रिक आपको मिलते हैं, बातों में आपके जो आते हैं, आने भी चाहिए, है ना। पढ़ाई लिखाई करोगे कुछ तो जो हमारे चरित्र में डेवलपमेंट होनी चाहिए। आंसर राइटिंग में थिंकर्स का, डेटा का, एग्जाम्पल्स का बढ़िया यूज कर सकते हो, नंबर निकाल लेते हैं हम। तो इसीलिए एक हम ओके आंसर को थोड़ा लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, नंबर हमें थोड़े बेटर मिलने चाहिए। मतलब ये मेरे को लगता है ऐसा होता है ना, दिस हैपेंस, क्योंकि इट लीड्स टू अ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर में चलता है, आप ऐसे ही हवाई बातें नहीं करते। ओके, तो इसीलिए स्टेबल स्कोरिंग पैटर्न है, समझना मेरे मानने में आसान है। आप हमारी स्लीपी की यूट्यूब की सीरीज है, उसको हमने 7-8 बरस पहले बनाया था, आज भी इट इज़ द मोस्ट वॉच सीरीज ऑन यूट्यूब। क्योंकि जो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी स्टेबल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट, इट्स एन एकेडमिक सब्जेक्ट। कि इसमें कार्ल मार्क्स अगर कुछ लिख के गया आज से ऑलमोस्ट 150-200 साल पहले, हमें जानना है। क्योंकि समाज ऐसा नहीं होता, समाज तूफान से नहीं, कि जैसे इनइक्वालिटी, अगर है इनइक्वालिटी समाज में तो तब थी, आज भी है, और अदर थोड़ी बढ़ी हुई दिखती है। अगर समाज में जात पात पहले थी, आज भी है। अगर हम समाज में बात कर रहे हैं कि फैमिली छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियराइजेशन हो रही है फैमिली की, वो 200 साल पहले होती, आज भी हो रही है ना। जो अगर हम समाज में मान रहे हैं कि बुजुर्गों की वैल्यू थोड़ी कम होती जा रही है, आज तो बहुत तेजी से कम होती जा रही है ना। तो इसे सोचना बहुत स्टैटिक, एक स्टेबल, एक ऑप्शनल होता है। इस पे एक बार ढंग से फोकस करते हो, आपको रिवॉर्ड करता है। तो बस मेरे ये इंपॉर्टेंट एक जो एस्पेक्ट है आपको समझाना, सोशो रिवॉर्डिंग क्यों हो जाता है। ओके, एंड देन नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के टॉपर्स इसको ऑप्ट करते हैं। आपने देखेंगे प्रीवियस जो टॉपर्स हैं वो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के। तो ये मुझे एक बढ़िया बात इसलिए लगती है कि ना, एक ब्लैंक स्लेट के जैसे बच्चे आते हैं, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है वो मैं बता पाता हूं और बच्चे एक्सेल करते हैं। ब्लैंक स्लेट के जैसे बच्चों का आना, उसके बाद उनको एक्सेल करवाना थोड़ा रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। कि अगर आप पहले से प्री कॉन्सीव नोशन से आते हैं तो यूपीएससी तरह से ओरिएंट करना एक चैलेंजिंग टास्क लगता है कई बार। लेकिन ब्लैंक स्लेट नॉन ह्यूमैनिटीज वाले तो बहुत एक्सेल करते हैं। आप देखेंगे प्रीवियस जितने भी टॉपर्स हैं सोशो के, सभी जो सोशो या नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के इंजीनियर, डॉक्टर ही है मेजरली। ओके, एंड थ्योरी को रियलिटी से जोड़ना आसान है। अगर हो रही है समाज में भेदभाव हो रहा है लड़कियों के साथ, जात पात हो रही है, आप समाज में एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, आपको एग्जाम्पल्स दिखते हैं। लेकिन अगेन मैं बता दूं, सोशो करंट अफेयर्स से कम चलता है। सोशो इज नॉट वेरी करंट अफेयर्स ड्रिवन। करंट अफेयर्स को आप मैक्सिमम एज एग्जाम्पल्स ही यूज करते हो, है ना, हद से हद एक आधा एग्जाम्पल ड्रॉप करते हो। सोशो इज नॉट करंट अफेयर्स ड्रिवन। सोशो इज चल क्या रहा है समाज में ब्रॉडली, कंटेम्पररी। परिवार छोटे हो रहे हैं, न्यूक्लियराइजेशन अभी से नहीं हो रहे, कल से नहीं हो रहे, परसों से नहीं हो रहे, साल से नहीं हो रहे, बहुत टाइम से हो रहे हैं। कंटेम्पररी पे चलता है सोशोलॉजी। कि इनइक्वालिटी है इशू, कंटेम्पररी इशू है इनइक्वालिटी। लड़कियों को हमने एम्पावर करना
है ये कंटेम्प्रेरी इशू, ऐसा नहीं है कि कल परसों लास्ट वीक लास्ट मंथ शुरू हुआ था, चल रहा है। तो सोचो कंटेम्प्रेरीज पे ज़्यादा चलती है, जो लेटेस्ट के जैसे ऐसा नहीं है कि लास्ट मंथ या लास्ट वीक वाली चीज़ों पे नहीं चलती। कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है समाज में कुछ वक्त से, क्या देख रहा है समाज, क्या समाज में मुद्दे ऊपर ज़्यादा उठ रहे हैं, वही थोड़े से कांस्टेंट है ना, पिछले कुछ जो दशकों से, लेकिन ये हमें जानने होते हैं, है ना। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो शॉक ईयर्स की बात करें कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया सोशो के बच्चों को एक्सेट्रा, टचवुड, है ना। हम ना तो कोई सोशो में रैंक 1 आया बहुत टाइम से, रैंक 2 बहुत सारे आ गए, रैंक 1 नहीं आया, है ना, रैंक 1 नहीं आया। तो इसीलिए शॉक ईयर्स नहीं है कि एकदम से सोशो को बोलते हैं कि बुचरिंग हो गई, बुचरिंग बच्चे लिखते हैं बुचर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ अभी बहुत टाइम में, टचवुड, होना भी नहीं चाहिए। तो जो कंसिस्टेंटली जो बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ सोशो में, टॉप रैंक्स लिए हैं, टॉप नंबर निकाले हैं, और सोशो हमेशा से आपको दिखेगा टॉप में दिखेगा। रैंक 1 नहीं आया, रैंक 1 बहुत टाइम से नहीं आया, विच इज़ अगेन ओके, है ना, ऐसे कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन रैंक्स आ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं बच्चे। ओके, आप सोशो चूज करें कि ना करें, तो अगर है ना बिगिनर हैं तो समझनी आसान होती है। आप हमारी अगेन आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू, अर्ज यू टू, यूट्यूब पे हमारी सीरीज़ है, आप जाके देख सकते हैं, हमारे बैचेज रहते हैं, बैचेज में ज्वाइन करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, फिर यूट्यूब वगैरह देखने की बात नहीं है। लेकिन कई बार बच्चे सोचते हैं, मैं खुद से एक बार जानने की कोशिश करता हूँ, वो फाउंडेशनल लेवल आपका इतना सॉलिड हो जाएगा, सोशो में आप कभी मार नहीं खाओगे। फाउंडेशनल लेवल सोशो का आपका इतना सॉलिड कर देगा, आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ये वो एक्सेट्रा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट गो एंड वॉच दीज वाईटी लेक्चर्स। अगर हमारे पेड बैच का पार्ट बनेंगे तब देखने की जरूरत नहीं है ना। जो वाईटी है वो फाउंडेशन को एकदम मजबूत कर देगा, लेकिन जो हमारा पेड बैचेस हैं वो फाउंडेशन से थोड़ा सा और आगे भी जाएंगे, है ना, एडवांस जाते हैं, फाउंडेशन से शुरू होती है लेकिन एडवांस जाते हैं। ओके, अगर मेरे पास टाइम की कमी है, रिलेटिवली जल्दी खत्म हो जाता है। बैलेंस जीएस एंड ऑप्शनल की, एंड थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल स्कोरिंग कि मेहनत करोगे इतने आंसर लिखोगे कुछ, ओके यू कैन एक्सपेक्ट कि नंबर आएगा, और मेहनत करोगे और नंबर बढ़ेंगे, और लीनियर टाइप चल सकता है। एंड लॉजिकल आंसर्स लिखने का है आपका, इनथू फ्रेमवर्क्स, करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके एग्जाम्पल्स के जैसे यूज करना। बट अगेन आई वुड रिपीट, सोशो एक स्टैटिक ऑप्शनल है, सोशो एक कंटेम्प्ररी इश्यूज पे चलने वाला ऑप्शनल है। कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल का मतलब होता है इस वीक या लास्ट वीक नहीं, आजकल का मतलब होता है ब्रॉडली समाज में क्या चल रहा है, और जो कि पिछले कितने बरसों से सेम ही मुद्दे हैं, समाज डिस्कस करता रहता है, बस नए नए विचारक आते रहते हैं, नई नई तरह से इंप्लीमेंट होता रहता है। इंटरनेट के आने से, इंटरनेट को भी आए 20+ साल हो गए भारत में, है ना, मोबाइल फोन्स को आए, तो कोविड को गए 6 साल हो गए, है ना। तो चलते ना, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो आज भी यूपीएससी 2019 की आई पॉलिसी को पूछता है कि इस पॉलिसी की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या ऊपर नीचे करें इंप्लीमेंट, है ना, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं। करंट अफेयर्स भी बहुत यूपीएससी प्रभावित नहीं होता, सोशो वाला जीएस में होगा, जीएस में पक्का होगा, सोशो में नहीं होता, और क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन वैसी नहीं है ना, तो इसीलिए आप सब्जेक्ट वाईटी पे लेट से देखना शुरू करते हैं, इसको आप 2 या 3 बार खत्म कर देंगे, सोशो की फाउंडेशन, सोशो की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाती है। पेड हमारे जो बैचेज में आते हैं, आप उनको रैपिडली खत्म कीजिए और सोशो पे आंसर्स लिखिए, सोशो के पीवाईक्यूज देखिए, दैट इज इट। हमें यही करना है, एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन भटकने की यहाँ वहाँ की जरूरत खत्म हो जाती है। यू जस्ट बिकम वेरी फोकस्ड कि उसके बाद जो वक्त बच रहा है, स्पेंड इट ऑन जीएस। ये राइट स्ट्रैटेजी है। जीएस पे वक्त लगाओ, प्रीलिम्स थोड़ा अश्योर करो, प्रीलिम्स निकलेगा तो उसके बाद ही आपका ऑप्शनल एक्टिवेट होता है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है एक मैंने बनाया हुआ है, जिसपे हमें सोशो की बातें, कुछ कभी कोई करंट अफेयर आ जाता है मैं शेयर कर देता हूँ, एंड इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है सोशोलॉजी फॉर यूपीएससी बाय शेखर दत्त, है ना, मैंने रिसेंटली ही शुरू किया। इस पे कुछ भी कोई लेटेस्ट कोई चीज़ चल रही है उस पर मैं थोड़ा सोशोलॉजिकल एनालिसिस दे देता हूँ, बच्चे कुछ सवाल पूछते हैं, मैं वॉइस नोट ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बढ़िया नोटिफिकेशन होती है, कोई बढ़िया कोई लेक्चर है किसी का, तो मैं आपको साथ साथ शेयर करता हूँ। एक ऐसे कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर लोग थोड़ा एक्सेल करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, एंड सोशो को थोड़ा एक साथी बना के साथ चले, ऐसे घबराएं नहीं, उससे दुश्मन नहीं है सोशो आपका, है ना। तो क्योंकि सोशो रिलेटिवली इट्स एन ईजियर ऑप्शनल, आपको घबराहट नहीं कॉज करनी चाहिए इसको, बस यही है ना, एक आपका एसेट बने, लाइबिलिटी ना बन जाए। इसलिए चाह रहा हूँ मैं पूरी यूपीएससी प्रेप हार्डवर्क से चलाओ, कॉम्प्लेक्स करके मत चलाओ। बच्चों ने इतना कॉम्प्लेक्स किया वो, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों कॉम्प्लेक्स करने की, बस इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी एक स्लीपी सोशोलॉजी करके मैंने एक जो यूट्यूब एक पेज अलग बना दिया है, ज़रूर उस पर जुड़ना, मैं उस पर भी कुछ एस्पेक्ट्स पे थोड़े वीडियोस शेयर करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारी प्लेलिस्ट है, ये जो प्लेलिस्ट है जो बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब पर, है ना, ये हमारे स्लीपी के चैनल पर ही आपको मिलेगी। ये अलग एक मैंने वाईटी का पेज बना दिया है। बाकी पीवाईक्यूज सॉल्व्ड
फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, है ना। YT भी ऑफ कोर्स फ्री है, ये PYQs। इसकी बुक अवेलेबल है अमेजोन पर, छपी हुई किताब, वो पेड है ना, वो पेड है, वो आप पैसे दे के ले सकते हो। और भी डालनी शुरू कर दिए, इन्वायरमेंट की डल गई है वहाँ पर, और वहाँ पर एथिक्स की भी डल गई है ना। और हमारा ई बुक स्टोर है, उस पर जाके आप बाकी बुक्स भी देख सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ना दीज आर वेरी वेरी ऑथेंटिक, बिल्कुल एकदम फाइन ट्यून्ड एग्जाम सेंट्रिक सोर्सेज। एग्जाम सेंट्रिक सोर्सेज हैं, एग्जाम बच्चे पार करते हैं सोर्सेज को यूज करके, इन लेक्चर्स को, इन नोट्स को पढ़ के पेपर पार कराएंगे आपका। तो इसीलिए स्लीपी सोशियोलॉजी हमारी जो टेलीग्राम में जुड़े बच्चों के डाउट्स होते हैं, मैं वॉइस नोट डाल के आराम से शेयर करता हूँ। कोई करंट अफेयर आया तो करंट अफेयर शेयर कर दिया, बस सिंपल रखा हुआ है। सोशो फाउंडेशन में बैच में आप पार्ट बने, अगर सोशो को सोच लिया है ना, ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हो तब तो बात अलग है। ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है सोशो, आप चाहते हैं नहीं एक बार मैं खुद से चाहता हूँ करना, YT पे जाके जुड़े। अगर नहीं सर मैं तो बस अभी इतना टाइम लगा सकता, मैं फाउंडेशन से एडवांस पे चलते हैं, कुछ आंसर लिखेंगे, कुछ मेंटरिंग करा लेंगे, एंड सोशो को एक एसेट बना के साइड में रख देंगे। अब फोकस करेंगे GS पे, तो आ जाओ पेड बैचेस में। इसीलिए बोल रहा हूँ फोकस रखो, तैयारी भटको मत। UPSC एक जो अत्यंत मेहनत का एग्जाम है, मेहनत से मत कतराओ, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। रिटेन करने के लिए रिवीजन के आपको साइकिल चलाने पड़ेंगे। टेस्ट करोगे तो जानना पड़ेगा व्हाट वर्कड व्हाट डिड नॉट, है ना। इंप्रूव करना पड़ेगा, यही रखो बस, मेहनत 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 मेहनत, दिनचर्या चलाओ। एंड अगर अगले साल की तैयारी कर रहे हो, 300 डेज डिसाइड कर लो, 300 दिन मेहनत करूंगा ही करूंगा। 300 डेज, आई एम नॉट आस्किंग कि इसको पंचवर्षीय योजना बना दो, 1500 दिनों में कन्वर्ट कर दो। 300 डेज दो, फोकस्ड दो, डिस्ट्रैक्शन फ्री दो, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो। बाकी लोग जितना डिस्ट्रैक्टेड है उससे बस कम डिस्ट्रैक्टेड रहो, निकल जाओगे, है ना। जितनी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है आप भी उतने डिस्ट्रैक्टेड हो, कैसे निकलोगे, है ना। तो इसीलिए लेस डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा फोकस लेके आओ। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उस पर डबल डाउन करो, एफर्ट करो, नोट्स बनाओ, उसके निकलते हैं बच्चे भाई। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, हार्ड वर्क की तरफ चलो, बस मैं यही चाह रहा हूँ आपको बताना। इसलिए जब भी कुछ दिन में पढ़ो तो उसको हमेशा रिवाइज करना चाहिए। जैसे कि टेलीग्राम का हमारा एक ग्रुप है, पक्का ज्वाइन करो। अगर जो YT की सीरीज है देख सकते हो, और अलग मैंने एक जो पेज बना दिया है, और हमारे पास PDF भी अवेलेबल है हमारे PYQs का सॉल्व, लेकिन ये तभी काम आता है जब आपने कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली है। तो बाकी हमारी ई बुक स्टोर भी है और सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं आप। UPSC के लिए जो सोशो जो चूज करेंगे, बेस्ट प्रोफाइल है कि थोड़ा ब्लैंक स्लेट से आओगे, थोड़ा सा इस मानसिकता से आओगे कि बस मुझे सोशो में एक्सेल करना है UPSC में, है ना। कोई मास्टरी सोशो की करा दूंगा आपको, मैं सोशोलॉजिस्ट बना दूंगा, आपको UN से अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको UPSC में रैंक मिल जाएगा, इतने सोशो में पढ़ लेंगे और उतनी ही जाननी है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हैं जो निकलते रहे हैं, दे हैव स्कोर्ड वेल। ये नॉन सोशो बैकग्राउंड के ही हैं और इसीलिए शॉक ईयर्स नहीं होते, लिंक होती है सोशो रियलिटी के साथ। टॉपर्स निकलते हैं नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, सोशो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है लेकिन तब भी निकलते हैं। और इसलिए जो अंडरस्टैंड करके रिलेट करना एंड थोड़ा सा स्कोरिंग हमारे पास ऑप्शनल दिखता है हमें। एट द सेम टाइम ओवरलैप बहुत बढ़िया है, आप इसको कंटेम्प्रेरी आइडियाज के साथ डालते लिखते हैं, नंबर मिलते हैं। सोशो का सिलेक्शन रेट 10% के आसपास है, कहीं थोड़ा स्वीट स्पॉट में ही है। A lot of people opt for it and a lot of people get selected, good thing, and ग्रीन फ्लैग्स होने चाहिए कि सिलेबस थोड़ा डिफाइंड हो, भटके ना, PYQs में एक ट्रेंड दिखे, GS के साथ ओवरलैप दिखे, कोचिंग का सामान मिल जाए, है ना। क्योंकि कोचिंग हेल्प करने के लिए बनी है ना। आपको कोचिंग आपकी ज़िंदगी में मुसीबत घोलने के लिए थोड़ी ना बनी है, कोचिंग आपकी हेल्प के लिए बनी है, हेल्प करनी चाहिए। कोचिंग अवेलेबल होती है बहुत से सब्जेक्ट्स की, एंड स्टेबल स्कोरिंग पैटर्न है, एंड जो कंप्लीशन टाइम बेट्स फाइन। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि जो कि मुझे लगता है रेड फ्लैग्स हैं, आपके शायद हो ना हो, है ना। कि सिलेबस बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा वेग है, क्योंकि मुझे मेरा दिल नहीं जुड़ रहा उससे ना, तो ऑटोमेटिकली मैं कैसे, मेरा लाइकिंग नहीं जुड़ता वहाँ से, इसलिए आपको हेल्प करेगा ऑप्शनल वगैरह चूज करने में। एंड इवैल्यूएशन बहुत वेरी करती है, पता नहीं कभी एक बार उनके 300 नंबर आ गए थे, एक बार 200 भी नहीं आए, कैसे होगा। ओवरलैप नहीं है GS से और SA से, और बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए ही चाहिए। इसीलिए जब फाइनल 1000 में आना है तो ऑप्शनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेकिन ऑप्शनल ही अगर एक गले की फांस बन गया कि मैं GS पढ़ ही नहीं पा रहा, तो मेरा प्री ही कैसे क्रैक होगा, ये भी टेंशन हमें लगी रहती है। तो इसलिए अकॉर्डिंगली सोच के काम करना चाहिए। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, अकॉर्डिंगली मेक अ चॉइस एंड देन मेक इट वर्क फॉर यू, है ना। तो इसीलिए डेटा पे बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। ज़रूर जुड़ें, है ना, वेरियस इनिशिएटिव्स के साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहें। UPSC में आ गए हो, केक वॉक मत बनाओ। बहुत ही भ्रांति फैलाना आसान होता है कि बहुत ही आसान है, UPSC हो जाएगा, नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट रिक्वायर्स एफर्ट। लेकिन जो बच्चा एफर्ट डाल देगा निकाल भी लेगा,
ये सिंपल बात को दिमाग में रखना, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन फ्री रहो थोड़े दिन, 300 दिन का मुझे टाइम आपका जो चाहिए होगा, 300 डेज जुड़ो, मेहनत करो, 7 to 8 आवर्स से शुरुआत करो, पेपर के नज़दीक आओगे 1-2 घंटे और बढ़ा देना, है ना। तो इतना, क्योंकि कंटेंट भी है, पढ़ना भी पड़ता है, हमें रिवाइज भी करना है, हमें टेस्ट भी करना है, बस इतना दिमाग में रखना है। दैट इज हाउ यूपीएससी की प्रिपरेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, इट वर्क्स लाइक दैट। बस मैं यही चाहता था आपको बताना। कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, तो कैसे भी आप जानते चाहते जाना कमेंट्स में बस पूछिए। हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, बैचेस चलते रहते हैं, बैचेस में का पार्ट बनिए, जानिए, पढ़िए, पढ़ने का पेपर है, पढ़ाई से ही होगा। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। टेक केयर, बाय बाय।